बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, तो नेचुरली बड़े अच्छे से याद होगा। आज हम पढ़ेंगे ज्योतिष के लाभ। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, ज्योतिष के लाभ। लाभ जी, बुक है तो आप देख सकते हैं। 5वां अध्याय है। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणै ग्रही आवेद्यन्ति दैवज्ञाः सूर्यांकरकरिहाउभिः। रामायण से लिया गया ये श्लोक है। राजा दशरथ से कहते हैं, हे राम, कोई महान संकट आने वाला है, क्योंकि दैवज्ञों का कथन है कि सूर्य, मंगल तथा राहु एक साथ मेरे जन्म नक्षत्र का भेद करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक को देने का क्या पर्पज है राइटर का? बताइए जी, क्या पर्पज है बताइए। तो हमारे साथ में आया वेद का महत्व बताने के लिए। तुम ये भी काम करते रहो तो हमारे जी जितेंद्र जी, आप क्लास में अटेंटिव रहिए प्लीज। आप कहीं और आपका अटेंशन है, उस अटेंशन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो बेटर होगा। यस मैम। तो यहाँ पे राजा दशरथ ने राम से कहा, उनको कैसे पता चल गया कि कोई महान संकट आने वाला है? सूर्य, मंगल, राहु एक साथ उनके जन्म नक्षत्र को भेद करने वाले हैं, ये कैसे पता चला? ज्योतिष से पता चला ना? हाँ जी। तो ज्योतिष से पता चल के क्या था, उनको पहले से ही ये आभास हो गया कि कुछ ना कोई संकट जरूर आने वाला है। और अगर देखिए, अगर हमको पता चल जाए कोई संकट आने वाला है, बेशक वो संकट की अवधि इतनी कम रह गई है आने की कि हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने आप को, अपने मन को उसके लिए प्रिपेयर कर सके। देखिए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर कोई झटका लगना है, अचानक से लगता है, तो क्या होता है, उसमें ज्यादा इंजरी होती है। और अगर आपको पता है झटका लगने वाला है लेकिन लग रहा है, उसके बाद भी लग रहा है, तो क्या होता है, उस इंजरी को आप बियर करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो कम लगती है। तो इसी तरह से वो जो है, एक मिनट, तो उसको बर्दाश्त करने की जो है, हमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है, हमें पता चल जाता है। तो यही है ज्योतिष के लाभ। हम आने वाले घटनाएं, चाहे वो अच्छी हैं या हमारे लिए बुरी हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ज्योतिष शास्त्र क्या है। पढ़ा था ना ज्योतिष शास्त्र क्या है? जी क्या है भी? ज्योतिष शास्त्र की क्या परिभाषा दे सकते हैं आप? हम पढ़ चुके हैं, क्या बता सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में? क्या है ये? बहुत सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, उनमें से कोई भी आप बता सकते हैं। बताइए, कोई भी बताइए क्या है ज्योतिष शास्त्र। से आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कम ये तो ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है। वेदांग है, लेकिन इसको आप, एक लेमैन है, सपोज कोई फॉरेनर है, उसको नहीं पता वेद क्या है, वेदांग क्या है, उसको कैसे समझाएंगे ज्योतिष शास्त्र क्या है? मैम जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ज्योतिष यानी ईश्वर की एक ज्योति है, प्रकाश है, जो हमें गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए उसका सहारा ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम आगे एक्सप्लेन करें तो क्या है कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन और उनका इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, उस फील्ड में ये हमें गाइड करता है, उस फील्ड में हमें ये प्रकाश देने वाला एक शास्त्र है। तो हम इजी वे में कह सकते हैं कि ये एक ईश्वर का प्रकाश है, जो कि हमें आने वाली हमारी लाइफ पे जो इफेक्ट होने वाले हैं उनके बारे में हमको अवेयर करता है, उनके बारे में हमें जानकारी देता है।
वो है ज्योतिष शास्त्र। हमने देखा है कि स्कंद पंच के अंतर्गत इस संसार में घटित हो सकने वाली प्रत्येक घटना आ जाती है। ठीक है, इसमें संसार में सिर्फ हमारी लाइफ में क्या घटित होने वाला है यही नहीं, पूरे संसार में क्या घटित होने वाला है इस सब की पूर्व जानकारी जो है ये ज्योतिष शास्त्र हमको दे देता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र क्या है, बहुत विस्तृत है। तो जो चीज इतनी विस्तृत है उसके लाभ भी उतने विस्तृत होंगे, उतने ही बड़े लाभ होंगे जितने की ये चीज शास्त्र जितना विस्तृत है। इस पाठ में हम होरा स्कंद के लिए ज्योतिष शास्त्र के लाभ के बारे में विचार करेंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं होरा स्कंद हम कहाँ यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं होरा स्कंद का क्या इस्तेमाल करते हैं? महेश जी, आप तो इस फील्ड में हैं, आपको ज्यादा पता होगा। होरा शास्त्र जो है हमारी लाइफ से रिलेटेड जो ज्योतिष है उसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होरा स्कंद ही देता है, इसलिए होरा स्कंद का पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए आगे पढ़िए, अगली लाइन में ही लिखा है, क्योंकि यही स्कंद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं से संबंधित है। होरा ही हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है इसकी विस्तृत जानकारी हमें देता है। ज्योतिष शास्त्र के लाभ हम 3 प्रकार से विचार करेंगे। भविष्य की योजनाएं, जीवन को समृद्ध बनाना, लाभजनक प्रयासों की संख्या अधिकतम करना। अब अगर हम फलित में देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है ज्योतिष को जानने का, या ज्योतिष शास्त्र में कुछ पढ़ने का, या अपने लाइफ के बारे में जानने का। सबसे बड़ा पर्पस होता है कि भविष्य में क्या हम करें, कैसे हम अपने आप को सफल बनाएं। अगर आपके पास अगर फलित के क्वेश्चंस आते होंगे तो क्या होता है, मेनली क्वेश्चन से होता है, अगर मैं शादी करूं तो सो कॉल्ड लड़की या लड़का कैसा होगा, मुझे नौकरी किस फील्ड में मिलेगी, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे व्यवसाय में उन्नति कब होगी, मेरी संतान की एजुकेशन क्या होगी, यही क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या है, भविष्य से रिलेटेड है ना। हम भविष्य को बेहतर कैसे कर सकें, उसको और अच्छा कैसे बना सकें, इसके लिए हम ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष का लाभ लेते हैं। दूसरा आगे जीवन को समृद्ध बनाना, हम कौन से वो काम करें कि हमको जीवन में सुख समृद्धि मिले, बेशक वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ की ही हो सुख समृद्धि, लेकिन कैसे, व्यवसाय में ऊंचाई कैसे होगी, पैसा कैसे कमाएंगे, किस फील्ड में जाएं कि जहां से हमको अच्छी अर्निंग हो सके। दीज आर ऑल थिंग कैसे हम समृद्धि बना सकते हैं। लाभजनक प्रयासों की संख्या अधिकतम करना, कहाँ हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कौन सी फील्ड चूज करें जहां हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अक्सर आप अगर फलित करते हैं, मैरिज के बारे में भी पूछते हैं, लोगों का प्रश्न होता है शादी करेंगे किस दिशा में हमको लड़का या लड़की जो भी है मिलेगा, तो उनका पर्पस क्या होता है, हम उसी दिशा में फिर प्रयास करेंगे, अपॉर्चुनिटीज हमको वहीं से मिलने वाली है। तो ये है मेन 3 लाभ। अब इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं। भविष्य की योजनाएं, इस क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र उपयोग का सर्वाधिक मार्गदर्शन करता है। लोगों को ऐसा नहीं है कि पास्ट जानने की बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं होती, लेकिन वो क्यूरियोसिटी होती है सिर्फ। कई बार क्या होता है, वो अपने पास्ट से ज्योतिषी को टेस्ट करते हैं। आप बताइए, मेरा पिछली लाइफ के बारे में बताइए। पिछली बार लाइफ के बारे में क्यों पूछते हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ, और वो टेस्ट करते हैं इस ज्योतिषी को कुछ आता है, ये हमारी पास्ट लाइफ बता सकता है। तो पास्ट लाइफ के बारे में उनका जानने का और पर्पस नहीं होता, एक क्यूरियोसिटी होती है ज्यादा। और जो क्यूरियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं
पिछला जन्म भी बता दो, पिछले जन्म में क्या थे, सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन भविष्य के लिए क्यूरियोसिटी भी होती है और उनका ये क्वेश्चन होता है जिससे कि वो जान सके, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास होता है। इसलिए वो भविष्य के बारे में ज्यादा पूछते हैं, जिससे कि आज जो लाइफ है उससे अच्छी लाइफ आगे आने वाले टाइम में वो जी सकें। इसलिए सर्वाधिक मार्गदर्शन क्या है, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए होता है। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए 3 क्षेत्रों में अर्थात शिक्षा, व्यवसाय तथा विवाह, ज्योतिष शास्त्र का बहुत सहारा लिया जाता है। शिक्षा के लिए मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने 10th कर लिया, मैंने 12th कर लिया, आगे किस फील्ड में जाऊं जहां मुझे सक्सेस मिलती रहे। अनसक्सेस कोई नहीं चाहता, फेल ना हो जाऊं कहीं, हर फील्ड में आगे ही रहूं। इसके लिए कौन सा फील्ड में चूज करूं। तो एजुकेशन का हो गया। इवन ये तो हो गया कि एक मैच्योर पर्सन पूछ रहा है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया या मैंने 10th 12th कर लिया, अब आगे कहाँ जाऊं। अक्सर तो पेरेंट्स इतने क्यूरियस होते हैं कि वो बच्चे का जन्म हुआ और वो उनको लगता है कि इसको हम किस फील्ड में भेजें जिसे हमारा बच्चा जो है हमेशा टॉप पे रहे। शिक्षा तथा व्यवसाय परामर्श, व्यवसाय निश्चित करने के बारे में सलाह। इस क्षेत्र में हमारे विशेषज्ञ श्री महेंद्र नाथ केदार, महेंद्र नाथ केदार जी ने काफी इस फील्ड पे किताबें लिखी हैं और उन्होंने कई कुंडलियां देख के बताया कि किस फील्ड को बच्चे को चूज करना चाहिए, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एडवांस टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के वॉल्यूम्स लिखे हैं। इसमें उनका था एजुकेशन फॉर ए करियर एंड द टेंशन ऑफ पेरेंट्स। इसके अंतर्गत उन्होंने एक लेख लिखा जिसका कि ये आगे उन्होंने ये किया है। उन्होंने एक कहानी का एग्जाम्पल दिया है कि एक कपल था जिसमें कि हस्बैंड चाहता था कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन वाइफ चाहती थी उनका बच्चा इंजीनियर बने। दोनों का बहुत जो था वो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, डिस्कशन चलती थी कि नहीं नहीं, वो बोलता था डॉक्टर बनेगा, वो बोलती थी नहीं इंजीनियर बनाना है। अल्टीमेटली क्या हुआ, उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा हो गए कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो इम्बैलेंस्ड हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिवोर्स ले लेंगे। उसके लिए जब वो कोर्ट में गए तो जज ने उनसे पूछा कि वो बच्चा कितना बड़ा है, तो पता चला कि अभी तो शादी को ही 6 महीने हैं, बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। और उसके लिए उनके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि ये बनाना है कि वो बनाना है। मतलब ये स्टोरी क्या शो करती है, ये स्टोरी शो करती है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं कि ना तो उनको ये देखना कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ना उनको ये देखना है कि बच्चा क्या करना चाहता है। बच्चा स्टेज पे तो आए कि वो कुछ करना चाहता है, बस उनको अपने एम्बिशंस लादने। एक एग्जाम्पल था मेरे सामने, बहुत अच्छी नोन लेडी थी मेरी, वो अपनी बेटी थी, उसकी बेटी हार्डली उस टाइम पे 8-9 साल की बेटी थी, उसको फोर्सिबली वो म्यूजिक सिखाना चाहती थी। उस बच्ची का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो भी, लेकिन उसको जो बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, सुबह उठ के उसको रियाज करना, फिर अपने स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क करना, फिर म्यूजिक स्कूल जाना, म्यूजिक स्कूल का होमवर्क करना। इट वॉज वेरी हैक्टिक फॉर सच अ स्मॉल चाइल्ड। तो अगर उस बच्ची का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो इसके कारण उसका इंटरेस्ट जो था वो हट गया। लेकिन वो फोर्सिबली कभी मार के कभी डांट के उस लड़की को 5 बजे उठा देती थी और रियाज करवाती थी जबरदस्ती। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई उसका इंटरेस्ट म्यूजिक से बिल्कुल डिटैच हो गई। उसके व्यूज थे कि कुछ भी करूंगी लाइफ में
लेकिन सिंगिंग नहीं। आई हेट सिंगिंग, गाना नहीं गाऊंगी। तो इतना भी बच्चे को प्रेशराइज करना, और उस प्रेशर के पीछे का कारण क्या था? वो जो लेडी थी उसको सिंगिंग का बहुत शौक था। शी वॉज जस्ट क्रेजी फॉर सिंगिंग। क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ना तो उसको सिंगिंग की ट्रेनिंग दी गई, ना उसने म्यूजिक सीखा। तो उसकी जो एम्बिशन अपने लिए थी वो अधूरी रह गई। तो उसका पर्पस क्या था? जो मैं पूरा नहीं कर पाई अपने लिए, वो मेरी बेटी करेगी। बट कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? कम से कम उस बेटी का इंटरेस्ट तो देखो, वो क्या करना चाहती है, किस फील्ड में जाना चाहती है। उस फील्ड में एनकरेज करो, ना कि हम अपने एम्बिशंस उसके ऊपर बोझ बना के डाल दो। जब हम इवन किसी बच्चे को आप बचपन से बहुत पढ़ाई 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 के लिए आप अगर फोर्स करते हैं, तो जब एक्चुअल पढ़ाई का टाइम आता बच्चा डिटैच हो जाएगा, सोचता नहीं। अब इसका भी एक एग्जाम्पल है, मैंने खुद पढ़ाया। बच्ची थी, जब मैं कॉलेज में नहीं थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी पहले। तो इन 8th क्लास दैट गर्ल वाज, एंड शी वाज ब्रिलियंट, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी वो। हैंडराइटिंग देख लीजिए, उसका माइंड इतना शार्प था कि अगर हम लिटरेचर पढ़ाते थे तो हमें 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स देने पड़ते थे मैक्सिमम। तो जब 96 मार्क्स देने पड़ते थे तो हमको ये सोचना पड़ता था कि हम इसके मार्क्स कट कहाँ से करें। इतना क्रिएटिवली लिखती थी वो। 10th के बाद क्या हुआ, उसको पेरेंट्स ने बड़े शहर में भेज दिया, कोचिंग्स एंड ऑल दिस। वहां पे द गर्ल वाज फ्री। जो प्रेशर था हट गया। अब वो क्या था, जब 11th में उस लड़की के मार्क्स आए तो जस्ट शॉकिंग। कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रही, जहाँ वो क्लास में कभी सेकंड नहीं आई। और उसका रीजन जब मुझे मालूम चला, मुझे दूसरे बच्चों से, कि वो तो कहीं स्टैंड नहीं, क्योंकि उसे सभी को बहुत होप थी। तो रीजन जब पता किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो पता चला कि उसकी माँ जो थी वो रीजन थी। इतना ज्यादा प्रेशर में रखती थी वो, सारा दिन सिर्फ पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। तो उस टाइम तो वो फर्स्ट आती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, मन ही मन में उस लड़की के मन में पढ़ाई से एक नफरत पैदा होती गई। क्या लाइफ में सिर्फ पढ़ते ही रहना है? कुछ और बच्चा है, उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए। सबसे पहले उसका बचपन, तभी वो नॉर्मल रह के ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन उसकी किसी भी एक चीज का जब हम बर्डन कर देते हैं, तो आगे चल के जब वो सोचने समझने के काबिल हो जाता है, सेल्फ स्टैंड करने के काबिल होता है, तो फिर वो अपने हिसाब से लाइफ जीने लगता है। उस प्रेशर की उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है कि ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की लाइफ खराब कर देते हैं, उनका बचपन छीन लेते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा पर्पस क्या है, ये सब बताने का, कि यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र बहुत हेल्पफुल है। जब जन्म कुंडली क्या है, एक आईना है हमारी जिंदगी का, सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, किसी के बेटे की कुंडली थी। मैंने उसके बारे में लिखा, उसकी कुंडली देख के, और उनको पूछा कि क्या आपका बेटा ऐसा है, क्या इसमें ये फीचर्स हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। तो वो उन्होंने कहा कि आपने तो एक मिरर लगा दिया लगता है, सारी रिफ्लेक्शन सेम है। तो जन्म कुंडली ऐसी ही चीज है, हम कुछ नहीं करते, वो बोलती है, सब कुछ बताती है। तो जब वो जन्म कुंडली इतना बताती है, तो ये भी बताती है कि ये जो बच्चा है ये आगे किस फील्ड में उन्नति करेगा, इसके इंटरेस्ट क्या है। और नेचुरल है, अगर आपको कोई काम इंटरेस्टिंग मिल जाता है तो आप उसको कितने मन से करते हैं। अगर आपको कोई चीज है, आपको कोई चीज पेंटिंग बनाने का मन करता है, आपको उसमें मजा आता है, तो आप रात दिन लगे रह के भी उस काम में थकावट महसूस नहीं करेंगे। और अगर कोई काम थोप दिया जाता है आप पे कि ये काम आपको करना ही करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
मेंटली भी थक जाएंगे, फिजिकली भी थक जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र ये अपॉर्चुनिटीज देता है हमको, ये बताता है कि किस फील्ड में हम एजुकेशन चूज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती हैं, इंटरेस्ट हमारा कहाँ है, क्या काम हमें करना चाहिए। तो यहाँ ये बहुत बड़ा लाभ है जो कि ज्योतिष शास्त्र से लिया जा सकता है। अब पहले का देखिए, आजकल शिक्षित माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के विषय में कितने चिंतित रहते हैं, ये हमने देख लिया। पहले क्यों चिंतित नहीं रहते थे, आजकल ही क्यों चिंतित रहते हैं। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए। पहले क्या था, जो भी व्यवसाय जनरेशन से चला आ रहा था वही बच्चा करता। अगर घर में ज्वेलरी का काम है तो बच्चा ज्वेलर की शॉप पे ही बैठेगा। अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, बच्चा खेती करेगा। नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है वो भी वही करेगी। अगर नाई है तो वो नाई का काम करेंगे। अगर इसी तरह सोसाइटी जो थी वो कर्म के बेस पे डिवाइडेड थी। जो कास्ट बनी थी वो एज पर द वर्क थी, जिसका जो काम था उसको वो उसकी वो कास्ट हो गई। आज हमारे यहाँ क्या है, 100% कास्ट है, काम से कोई रिलेशन नहीं। एक लो कास्ट का पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में हाईली लेवल पे प्लेस्ड हो सकता है, और एक ब्राह्मण जो कि पहले हाई कास्ट होते थे आज वो उसके अंडर भी हो सकता है। तो कर्म से आज कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले माँ बाप को चिंता इसलिए नहीं होती थी कि जो हम करते आए हैं वही बच्चा करेगा, इसके बारे में सोचना क्या है। लेकिन अब क्या है, अब फील्ड्स चेंज हो गई हैं, आज शिक्षित हो गए हैं और शिक्षा ने वो पैरामीटर्स बदल दिए हैं। अब हम चाहते हैं हमारा बच्चा, हम एजुकेटेड हैं, हमने अपनी फील्ड चुन ली। हमको अपनी फील्ड कहाँ से मिली, हमारी एजुकेशन से, और उसमें पैतृक कुछ नहीं है। यदि आज मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा भी उसी कॉलेज में पढ़ाएगा, जब तक कि वो कॉलेज मेरा नहीं है। इफ आई हैव ऑक्यूपाइड दैट इंस्टीट्यूट देन आई कैन होप कि मेरे बच्चे उसमें काम करेंगे, बट ऐसा तो नहीं होता। सो आज एजुकेशन बेस्ड हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो पैतृक नहीं है तो हम हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। फ्यूचर में हमें नहीं पता कि क्या करने वाले हैं। तो हम पहले से ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बच्चे का बर्थ हुआ तभी से अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं कि कहाँ इसको किस फील्ड में हम भेजें। और हमारी इंडियन पेरेंट्स की तो ये खास आदत है कि हमको खुद तय करना होता है कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। अभी वेस्टर्न सोसाइटी में ये बहुत फ्रीडम है, एक बेसिक एजुकेशन देते हैं, फिर बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं, और इसके लिए वो हेल्प किसकी लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट की लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को भेजते हैं, वो बच्चे का जो माइंड सेटअप है उसके बारे में जानता, काउंसलिंग करके, और फिर वो पेरेंट्स को बताता है कि इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, आप इसको इस फील्ड में भेजिए। लेकिन साइकोलॉजी इज नॉट एज परफेक्ट एज एस्ट्रोलॉजी इज, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग कर रहा है, उस टाइम पे बच्चे का माइंड सेटअप क्या है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दैट। और हमारा ज्योतिष शास्त्र जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा फ्रेमवर्क बना के दे देगा। इतने साल में ये होगा, इतने साल में शादी होगी, इतने साल में उसके आगे संतान होगी, ये जॉब करेगा, अर्न करेगा या नहीं करेगा, या जो भी है व्हाटएवर इट इज, पूरे जिंदगी का खाका खींच के दे देते हैं। तो ये है ज्योतिष का लाभ। जो चीजें बाकी की मॉडर्न साइंस नहीं कर सकती वो काम ज्योतिष शास्त्र करता है। आगे देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र केवल माध्यम है जो शिक्षा तथा व्यवसाय के विषय में मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बच्चों की रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की बुद्धि तथा प्रतिभा का पता लगाने में असमर्थ हैं। अब देखिए आगे लिखते हैं, दिल्ली में हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियां देखी हैं जो अपने जीवन में बहुत सौभाग्यशाली, संपन्न तथा विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं।
उनके पास ऐसे साधन भी हैं जिनसे उनकी संतानें भी आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके विपरीत हमारे पास ऐसे अनेक विदेशी नागरिक आए जिन्होंने ये देखकर आश्चर्य प्रकट किया कि यह भारत के ज्योतिष शास्त्र की सहायता से किसी व्यक्ति की शिक्षा कितनी होगी, कैसी होगी, क्या कोई व्यवधान आएगा, किस ओर उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा आदि के बारे में स्पष्ट राय दी जा सकती है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समर्थ है, हर फील्ड के बारे में बता सकता है। एजुकेशन की फील्ड हो, व्यवसाय की फील्ड हो, जॉब की, करियर की हो, इवन हेल्थ की हो, सब कुछ ज्योतिष शास्त्र बता सकता है, जिससे कि आप पहले से उस चीज के बारे में अवेयर हो जाएं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को आप प्लान कर सकें। ये सारी जो चीजें हैं ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। पश्चिमी देशों में क्या है, वो आज भी साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसा साइकोलॉजिस्ट कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली, अब वो जैसा कि मैंने बताया उस टाइम पे आज मेरा माइंड सेटअप है, मैं बहुत, अगर मैं सोचूं मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो वही चीज जो है वो, 1 मिनट का ब्रेक लूंगी मैं। एक मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको, इमरजेंसी। आप आ गए हैं ना यहाँ पे? आ रही हो? हाँ जी, तो कहाँ थे हम? जी, तो पश्चिमी देशों में जैसे हम बात कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक तौर पे, तो उसमें क्यों एग्जैक्ट चीज नहीं, जिस टाइम पे माइंड सेटअप जैसा है, आज मैं, मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मेरे दिमाग में वही चीजें हैं। हो सकता है 2 साल बाद मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ना रहूं, मुझे और चीजों की अर्ज हो, मुझे लगे कि मेरी अर्निंग कम हो गई, मुझे इसको बढ़ाना है, या हो सकता है 10 ईयर बैक ये मेरी एटीट्यूड रहे कि मुझे कैसे पैसा कमाना है या समथिंग। तो वो टाइम टू टाइम जो है मेरा माइंड सेटअप बदलेगा और काउंसलर उस टाइम के माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग ही बता पाएगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो हर फील्ड के बारे में, हर टाइम के बारे में बता पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है लाभ है। ज्योतिष शास्त्र का भविष्य में विशेष प्रयोग व्यक्तियों के व्यवसाय से संबंधित है। ये तो अभी हम करियर और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब व्यवसाय से संबंधित। भविष्य में प्रतियोगिताओं के अवसर बढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर से बता सकता है कि कौन सा समय व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा समय खराब रहेगा। जब हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हमको पता है कि अब हमारा समय हमारे व्यवसाय की उन्नति का है, उस समय हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकते हैं। और जब हमको पता चल गया कि ये टाइम हमारा खराब है, तो हम कुछ टाइम के लिए शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी तो हमारा हो सकता है वो हित ना कर पाए, तो हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट भी बैठ सकते हैं कि अब हमें जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है। जैसे ही टाइम फिर से बदलेगा, फिर से हम उसको फिर बढ़ाने में लग जाएंगे।
इसी का नाम वास्तविक जीवन है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे बदलते समय आते रहते हैं। ज्योतिष की सहायता से इन्हें जानने की आवश्यकता है और जागरूक रहने की आवश्यकता है। दूसरा व्यवसाय इसमें भी यही है कि कुंडली देख के हम बता सकते हैं किस तरह का व्यवसाय जो कर सकता है। अगर उसका सूर्य प्रधान है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, शुक्र प्रधान है कहाँ जाना चाहिए, बुध प्रधान है तो कैसा व्यवसाय करना चाहिए, ये हम उसकी कुंडली देख के ये निर्धारित करके उसको बता सकते हैं कि इस फील्ड में जाओ, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा सफलता मिलेगी। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, किस टाइम पे व्यवसाय चूज कर लिया, किस टाइम पे हमें कब अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी ह्यूमन लाइफ का है वो है विवाह। कुंडली मिलान, विवाह का समय, वैवाहिक जीवन में सुख। प्रत्येक माता पिता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों, लड़की का लिखा है लेकिन लड़के के माता पिता भी उतने ही टेंस रहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। आगे आने वाला जो पार्टनर है उसके साथ जो है हमारा बच्चा, वो उसकी ट्यूनिंग रहेगी कि नहीं, दोनों का तालमेल कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। और अगर पार्टनर चूज नहीं किया है तो कहाँ से कैसी होगी लड़की या लड़का, कैसा होगा, किस फील्ड में होगा, कैसा जॉब होगा, पैसा होगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो हैं कुंडली मिलान और ज्योतिष से और कुंडली, जन्म कुंडली से पता करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र का लाभ तभी होता है जब भविष्य की योजनाएं विश्वसनीय बन सकें। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, भविष्य की योजनाएं विश्वसनीय हों, किस पे डिपेंड करता है? जातक की जन्म कुंडली मेन फैक्टर। इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि उसकी कुंडली के डिटेल्स एग्जैक्ट हैं या नहीं, सही है या नहीं। अगर डिटेल्स ही सही नहीं है तो फलित कैसे सही होगा? कई बार कई लोग कहते हैं टाइम का पता नहीं है, शायद सुबह का था शायद शाम का था, तो जब वो शायद लगाते हैं तो हमारे फलित में भी शायद ही लग जाता है, शायद ऐसा होगा या शायद वैसा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम कैसे बता सकते हैं। दूसरी चीज आती है विश्वसनीयता की, जो बता रहा है उसका ज्ञान कितना है। कुंडली ठीक है, डिटेल्स ठीक है, कुंडली सही बनी है, लेकिन सामने वाले को उस कुंडली को पढ़ना आता है, उसको इतना ज्ञान है कि वो बता सके कि उस कुंडली में कौन से जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होता। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, शास्त्र में कहीं कोई कमी नहीं है। शास्त्र हर मिनट का जो है लेखा जोखा बता सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है उसमें। कैपेबिलिटी की कमी है तो कहाँ है? हमारे अंदर। हम जो उसको एक्चुअल में एनालाइज नहीं कर पाते उसको, वो कमी है, वहां पे कमी है। तो वास्तव में ज्योतिष शास्त्र का लाभ तभी होता है जब भविष्य की योजनाएं विश्वसनीय बन सकें। और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानव जाति को दी गई ये एक महान भेंट है कि उन्होंने इस आश्चर्यजनक विज्ञान का प्रतिपादन किया है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध दोहा आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो ये ज्योतिष शास्त्र ही बता सकता है कि कब आपका दुख आ रहा है और कब आपके पास सुख आ रहा है। और अगर जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं, उनको इतना इसमें ज्ञान हो जाता है कि सुख में उनमें कोई एटीट्यूड प्राउड का नहीं आता, क्योंकि उनके लिए ये जीवन के दो पहलू हो जाते हैं। जैसे कि आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं दिन और रात से।
दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आई है तो दिन भी आएगी। कोई भी चीज इस दुनिया में स्टेबल नहीं है। अगर दुख है, कई लोग होते हैं उनके पास दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, लेकिन कोई ऐसा टाइम आता है जब उस दुख की रात खत्म होकर सुख आता है। और अगर कोई बहुत सुखी है, ऐश्वर्यशाली है, कई बार आज मैंने बहुत सुना है कि ये कलयुग है, यहाँ पे जो पाप कर्म करते हैं वो फलते फूलते हैं, जो पुण्य करते हैं वो दुखी होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ टाइम के लिए ईश्वर भी टेस्ट लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वो इस भ्रम में रहते हैं कि पाप करके भी हम कितने सुखी हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ज्योतिष का अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट एम है आत्मिक सुख। जो पाप से कमा रहा है, मेटरलिस्टिक तो सुखी है, उसके घर में 4 एसी लगे हैं, उसके घर में गाड़ी है, उसके घर में बहुत सोना चांदी सब कुछ है, खाने पीने के लिए एक्सेस में है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसको इतनी सारी बीमारियां हैं, ही इज पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एंड अदर ऑल, तो उसको आर्थराइटिस है, 4 एसी लगे हैं लेकिन वो एक का भी यूज नहीं कर पाएगा। He has to sit in the heat. उसके पास सोने चांदी के बर्तन हैं, खाने के लिए एक्सेस में है, शुगर है नहीं खा सकता, हाई ब्लड प्रेशर है नहीं खा सकता, और भी जो बीमारियां उनके कारण नहीं खा सकता। तो उससे जाके पूछिए क्या महल होने के बावजूद वो सुखी है? क्या इसी को सुखी कहते हैं? और इफ अ पर्सन इज लिविंग इन अ जस्ट इन अ हट, झोपड़ी बना के रह रहा है, नेचुरल हवा ले रहा है, लेकिन सेटिस्फाइड है, हेल्दी है, तो उसके जैसा सुखी और कौन है? तो सुख की परिभाषाएं अलग हैं। तो ज्योतिष शास्त्र ये बता सकता है कि सुख कब है और दुख कब है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को जो है वो प्लान कर सकते हैं, कहाँ कैसे हमको इसको बियर करना है। अगर सुख आया है तो हमको किस तरह से इसको भोगना है। सुखी है हमारे पास, अगर भगवान ने एक्सेस में दिया है, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि अगर मैं सुखी हूं तो मैं 4 और लोगों को सुखी कर दूं। मेरे पास अगर भगवान ने पैसा दिया, अगर मुझे 20 रुपीज दिए तो 5 अगर मैं दूसरों को दे दूं तो भी मेरे पास कमी नहीं होती। और दुख में जो है, हमें इतनी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए कि दुख आया है तो कोई बात नहीं, ये भी तो उस ईश्वर का दिया हो, ईश्वर का दिया हुआ भी नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, जो करके आए हैं वही हमको मिला है। तो फिर जब हमारे ही कर्मों का फल है तो हम किसी को दोष क्यों दें? तो फिर हम उसको इजीली भोगेंगे ना, कि जो हम करके आए हैं तो वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें परेशानी कैसी? जब ये एटीट्यूड, तो ये एटीट्यूड हम किससे बना सकते हैं? ज्योतिष इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकता है? ज्योतिष हमारी इसमें हेल्प करता है कि हमको जो है वो पहले से बता देता है, प्री एस्टिमेशन दे देता है कि तुम्हारे पास ये आने वाला है, तुम्हें ये चीज मिलने वाली है, बहुत ज्यादा हवा में मत उड़ना, तुम्हारे पास से ये चीज जाने वाली है, डाउन बिल्कुल मत हो जाना। बैलेंस रहने की शिक्षा देता है ज्योतिष शास्त्र। और अगर हम लाइफ में बैलेंस्ड रहते हैं तो फिर हम इसका अल्टीमेट जो गोल है वो पा सकते हैं लाइफ का। दैट इज क्या होता है बताइए? एज पर आत्मिक एस्ट्रोलॉजी, आत्मिक सुख। आत्मिक सुख। बिल्कुल, आत्मा जब हमारी सेटिस्फाइड हो तब हम समझेंगे कि हम जीवन से बहुत सुखी हैं। आत्मा के सुख का लेना देना नहीं होता कि मेरे पास 10 लाख रुपए आए या मेरे पास 10 रुपए हैं। आत्मा का सुख डिपेंड करता है हमारे सेटिस्फेक्शन पे। हमारी खुशी से अगर हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो जो खुशी हमारे अंदर है वो हमें आत्मिक सुख देती है। हम अपने आप को खुश करें, हम अपने आप को एंटरटेन करें, हम घूमने निकल गए, हम मूवी देखने चले गए, इन चीजों से मोमेंट्री प्लेजर तो मिलती है, मोमेंट्री खुशी तो मिलती है, लेकिन परमानेंट नहीं। और अगर हम आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करते हैं तो वो खुशी परमानेंट होती है। आप देखेंगे अगर आपने आज किसी की हेल्प की है, आज तो आपको सेटिस्फेक्शन है, आप
खुश हो जाते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, पर आप खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे से एक काम तो अच्छा हुआ, मैंने किसी की हेल्प कर दी। उसके बाद आप अगर कभी उसको रिकलेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं उस इंसिडेंट को, तो आपको तब भी वो सुख देता है। कैसे देता है? आपने खाली बैठे हैं, आपके दिमाग में अरे उस दिन वो पर्सन कितना परेशान था और मैंने उसकी हेल्प की, कितना अच्छा किया मैंने, तो वो फिर से खुशी दे रहा है। और अगर आपने एक गलत काम लाइफ में किया है, तो आत्मा क्या है, आत्मा हमेशा आपको गिल्ट फील करवाती रहती है, हमेशा वो आपके आगे आएगा, मैंने उस दिन उससे झूठ बोला था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आज की बात गई। अब इतना हम डेयर नहीं कर सकते कि उस झूठ को जाके सच में बदल दें कि भाई ये गलती हो गई मुझसे, ये झूठ बोला था, ऐसा नहीं था। उतना हम हिम्मत नहीं कर पाते। हम बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, सोशल लाइफ है हमारी, फैमिली लाइफ है हमारी, रेपुटेशन है, व्हाटएवर। अब क्या होता है, जब भी खाली बैठेंगे आत्मा उसको एक पिन चुभोएगी, तुमने कल गलत काम किया था, तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर हमारे मन में रिग्रेट आती है, अरे नहीं करना चाहिए था। फिर रिग्रेट आती है, होते होते काफी दिन निकल जाते हैं, फिर उसका टाइम आउट हो जाता है, कर नहीं सकते, लेकिन उसकी रिकलेक्शन बार बार आती रहती है। तो आत्मिक सुख क्या हुआ, आत्मिक सुख में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ गया, एक हर्डल आ गया, एक रुकावट आ गई। आत्मिक सुख की तरफ बढ़ रहे थे, वो पीछे खींचता, रिग्रेट जो है वो पीछे खींचता। और अगर एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, वो हमें 10 टाइम्स आगे ले जाता है, उस खुशी को हमारी 10 टाइम्स बढ़ाता रहता है, जब तक वो याद आएगी। उसको 10 साल बाद भी अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगी, अरे वो मैंने इतने साल पहले काम किया था, कितना अच्छा काम किया था मैंने, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा था कि हम ज्योतिष शास्त्र से हम ये हेल्प ले सकते हैं, कब हमारा अच्छा टाइम है और कब हमारा बुरा टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। लाभजनक प्रयासों की संख्या अधिकतम करना। अब लाभ के जो लाभ आता है, वो तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से लाभ आएगा, हम उसको एस्टिमेशन में लगे रहते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ से बढ़ सके, वो ज्यादा मिल सके, अगर हम अपने व्यक्तित्व के अपोजिट जाके कोई काम करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व नहीं है वैसा। सपोज कोई पर्सन ऐसा है, ऐसी उसकी सपोज कोई मेष राशि का पर्सन मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेष राशि का पर्सन कैसा होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं आप, फलित पढ़ रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेष राशि वालों की? ज्यादा इंट्रोवर्ट साहसी, लड़ाकू, इंट्रोवर्ट, लड़ने वाला और अग्नि बहुत तत्व जल्दी का धैर्य प्रभाव। खो देने वाला। ओके। मेष राशि जो है उसका मेन किस चीज पे बेस है वो? अग्नि तत्व। तत्व नहीं, मतलब क्या है वो? मेढ़ा होता है ना, मेढ़ा, लैंप। मेढ़ा, मेढ़ा चिन्ह होता है। लैंप कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा होता दूसरों है। की और बात कैसा होता है? बहुत ज्यादा डेयरिंग नहीं होता। क्या होता है, भेड़ का बच्चा बहुत साहसी होता है क्या? अग्रेसिव नहीं होता। एग्रेसिव नहीं होता। उसमें अंदर से इंटरनली साहस की भी कमी होती है। अगर उसको ले जाके आप ऐसी जगह खड़ा कर दें जहां सिर्फ साहस ही चाहिए, एडवेंचरस एक्टिविटीज में लगा दें, तो क्या वो, उसकी सक्सेस रेट घट जाएगी? हो सकता है बाकी फैक्टर्स उसको हेल्प कर दें और वहां वो चल पड़े, लेकिन वो धीमी धीमी गति से ही चल पाएगा। और वहां पे जाके एक लियो को खड़ा कर दें तो क्या इफेक्ट होगा उसका? अग्रेशन आ जाएगा, डेयरिंग होगा वो, हर डेयरिंग एडवेंचर में होगा सबसे पहले कूद के चला जाएगा। इसमें। ठीक है ना? तो ये फर्क होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते मेढा को कि बिल्कुल ही मेष राशि वाले डरपोक होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कौन बैठा है सपोर्ट करने को? किसकी राशि है? मंगल की, मंगल की। मंगल की। तो मंगल क्या नेतृत्व। किसी को डाउन होने देगा? नो मैम। साहस है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक फैक्टर होता है कि साहस
है उस साहस को यूज नहीं करेंगे, वो उस फील्ड में से बचना चाहेंगे जहां पे रिस्क है। आप किसी भी फैक्टर जो मेष राशि जिसमें प्रोमिनेंट हो उस पर्सन को देख लीजिए, आप उसको खड़ा कर दो, साहस बेशक होगा, कर पाएगा, लेकिन वो आगे आके रिस्क नहीं लेगा। अरे छोड़ो ना यार, काय के लिए ये पंगे में पड़ना है, सीधी सादी जिंदगी है, उसको सीधे साधे जियो। तो ये फर्क होता है। तो इससे क्या है, हम जैसा वो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे तो वो ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा, उसमें सक्सेस रेट उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें। जबरदस्ती आप किसी को करवाओ और एक इंटरेस्ट से कोई करे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, घर में अगर सब्जी बनी आपकी मनपसंद, आप 2 रोटी की भूखे 4 भी खा लेंगे, और बिल्कुल भी मनपसंद नहीं है तो 2 की भूखे तो आप 1 ही खाएंगे। तो यही यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं लेकिन उनको ग्रैब करने के संकल्प नहीं आ रहे। तो ज्योतिष शास्त्र हमारी यहाँ पे ये हेल्प करेगा कि जैसा पर्सन है उसको अगर उसी फील्ड में भेजा जाए तो जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसका वो लाभ ले पाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी अपॉर्चुनिटीज की। तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा जो है वो लाभ सामने आता है। यदि कोई ज्योतिषी यह बताता है अमुक महीने में उसकी लड़की की शादी का योग अच्छा है, तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसी माह में अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढने में दुगनी शक्ति लगा देनी चाहिए। कुंडली में पता चल गया, हम दशाएं देख रहे हैं, गोचर देख रहे हैं कि ये योग है, ये पूरा योग है शादी का, हम उसके प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो प्रयास क्या हो गए, फलीभूत हो जाएगा। और अगर योग नहीं है, बिल्कुल योग नहीं है, और हम उस टाइम पे पूरी अपनी शक्ति लगा रहे हैं तो असफलता ही मिलेगी। और जब योग है, हम थोड़ी सी भी प्रयास करते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार अपने प्रयासों की सीमा अधिकतम करके भरपूर लाभ कमाया जा सकता है। यदि विवाह का समय नहीं आया है तो जितने भी प्रयास किए जाएंगे वह निष्फल होंगे। ज्योतिष विज्ञान द्वारा संभावित समय का ज्ञान प्राप्त होता है, उस संभावित समय में किए गए प्रयास फलीभूत होते हैं। सिर्फ शादी के लिए नहीं, आप किसी भी फील्ड में तो टाइम देख लीजिए, प्रॉपर टाइम है, सूटेबल टाइम है, फेवरेबल टाइम है, तब उस काम के प्रयास को करेंगे तो सक्सेस से कोई रोक ही नहीं पाएगा। और अगर योग हैं, सारे योग हैं, लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो क्या होगा, वो योग निकलते जाएंगे। ऐसा है ना, अगर खाने की थाली आपके सामने रखी भी भरी हुई थाली है, आप उसको जब तक तोड़ के मुंह में नहीं डालेंगे तब तक वो मुंह में तो जाएगा नहीं। तो इसी तरह इसमें है कि योग बन रहे हैं लेकिन आपके प्रयास नहीं है तो वो योग निष्फल हो जाएंगे। तो दोनों चीजें चाहिए। ज्योतिष शास्त्र क्या कर रहा है, आगे आपको लाके थोड़ी देगा, कुछ दिशा देगा, ये टाइम है इसमें कर लो, काम कर लोगे फल मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमारा ज्ञान सीमित है, इस बात को सभी वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग मानते हैं कि ऐसे बहुत से अद्भुत विषय होते हैं जिन्हें हम केवल मोटे तौर पर ही जान सकते हैं। आइंस्टीन ने बहुत ही थोड़े शब्दों में इसे इस प्रकार कहा है कि ज्ञान की उन्नति करना किसी अगम्य वस्तु में से कोई और अगम्य वस्तु निकालना है। ज्ञान कैसे उन्नत होता है, जो चीज नहीं पता उसमें से कोई चीज निकाल ले, ये ज्ञान होता है। प्रत्येक ज्योतिषी किसी विद्वान की इस बात से सहमत होती है कि हम इस स्थान को नहीं चलाते हैं वरन यह अपने आप चलता है, हम तो सिर्फ चलायमान के एक अंग हैं। अगर हम कहें कि इस ग्लोब को चलाने वाला इंसान है या कंट्रोल भी कर सकता है, तो भी क्या ये पॉसिबल है चीज? इस प्रकृति को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। हम क्या हैं, इस प्रकृति के एक पार्ट हैं। इस ग्लोब को चलाने वाली जो शक्ति है उसका एक हम हिस्सा हैं। हम बहुत, जैसे कि मैंने सबसे पहली वाली क्लास में कहा था कि हम अगर अपना एग्जिस्टेंस देखें तो हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं,
एक कण के बराबर भी तो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है इस ग्लोब में, इस पूरे सृष्टि में देखिए कितने सारी आकाश गंगाएं, उस आकाश गंगा में कितने सौरमंडल हैं, उस सौरमंडल में सूर्य है, ग्रह हैं, उन ग्रहों पे कितना जीवन है, उस जीवन में हमारा क्या अंश है। तो हम अगर अपनी एग्जिस्टेंस को देखें तो हम नथिंग हैं। तो ये सोचना कि हम ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक ज्योतिषी बन के भी कई बार ज्योतिषी जो हैं प्रेडिक्शन करते हैं, बोलते हैं इसको मैंने बता दिया, इसकी काट करके बताए कोई, ये तो जो मैंने कह दिया वो होगा ही होगा, 100% होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ज्योतिषी हैं, हम ब्रह्मा नहीं। भविष्य की 100% जो गारंटी है वो ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ज्योतिषी का कथन हमेशा होना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है। मुझे जो आपकी कुंडली में नजर आया मैंने बताया, आगे ईश्वर के हाथ है। कभी भी हमको इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं करना है कि मैंने कह दिया वो तो होके ही रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है, ब्रह्मा भी उतर आए वो भी नहीं रोक सकते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और ये दोष है एक। ज्योतिष शास्त्र का लाभ तभी है जब हम अपने आप को इस चलायमान का एक अंग मान लें और अच्छा समय आने पर भरसक प्रयत्न करके अधिकतम उन्नति करें एवं बुरा समय आने पर उसे चुपचाप सहन करें। तो ये तो हमको करना है। जो हमारे पास आते हैं उनको भी हमें यही बताना है कि देखिए ज्योतिष शास्त्र ये दिशा देता है, आपको ये बताता है, आपके भविष्य के बारे में इशारा करता है, हिंट देता है। लेकिन आप चाहें, आपकी कुंडली में बेशक असफलता लिखी है, आप चाहें तो ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप उस असफलता को सफल करके ज्योतिषी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकते हैं। इतना स्ट्रेंथ, इतनी कैपेबिलिटी जो है भगवान ने, इतनी शक्ति भगवान ने आपको दी है। तो यही है ज्योतिष के लाभ। ज्योतिषी के नहीं, ज्योतिषी के लाभ तो बहुत हैं, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र के लाभ जो हैं वो ये हैं और अल्टीमेट लाभ यही है कि इस मायावी दुनिया से मोह छोड़ के किस तरह से हम अपने आप को आत्मिक सुख पाकर मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। ये ज्ञान हमको सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष दे सकता है। किसी भी संसार के किसी कंट्री का कोई और शास्त्र, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, कुछ भी हो, वो नहीं दे सकता। तो वी शुड फील प्राउड ऑन अवर शास्त्र। ठीक है, तो ये आज का हमारा विषय था। हमारी क्लास का टाइम भी लगभग हो चुका है और बड़ा लकी है कि आज हमारा टॉपिक भी बिल्कुल टाइम पे खत्म हो गया। तो एनीथिंग और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? बताइए भाई, आप लोग क्लास में हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम। यस मैम। जी मैम। बोलते रहा करिए, नहीं तो मुझे डाउट होता है कि आप लोग ऑन करके और चले गए हैं। तो बताइए, इसमें ऐसा ना समझने वाली कोई ऐसी चीज तो थी नहीं, बड़ा जनरल सा है। जी बट जी। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में कोई आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी तो आप सामने ला सकते हैं उसको। मैम कोई भी दोष स्थायी नहीं माना जाएगा, आपका ये कथन है ना? जी हाँ, कोई भी दोष, वैसे भी जन्म कुंडली में दोष होते हैं या योग होते हैं, वो स्थायी कहाँ होते हैं? वो कब फलीभूत होते हैं? जब उनको सही वक्त मिलता है, दशा मिलती है, गोचर मिलता है, ठीक है ना। कोई भी योग है, अगर वो पर्सन हमेशा उसी योग से फलित होता रहेगा, फल लेता रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दशा गोचर आने पे, इसीलिए वो परमानेंट नहीं होते, हमेशा नहीं रहते, बदलता रहता है।
जी, और कुछ? मैम मैंने एक टिप्पणी में पढ़ी हुई थी कि चतुर्थ भाव में जो मंगल की जो स्थिति है, हम्म, उसमें मैंने ऋषियों के मत भी जो है शायद मैंने लिए थे, तो उसमें अधिकतर मत ये कह रहे थे कि चतुर्थ भावस जो मंगल है वो दूसरे अन्य जो अनुकूल जो योग होते हैं उनको विफल कर देता है, व्यर्थ सिद्ध कर देता है। ऐसा है मैम स्थायी रूप में? नहीं, स्थायी रूप से तो नहीं है। हाँ, जब चतुर्थ के अगर उस आपकी दशा सूटेबल आ रही है तो उसमें आपको वो लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे जैसे मंगल किसी भी दशा में है, महादशा में है, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तब उसके फल आपको नहीं मिल पाएंगे। जब जो पर्टिकुलर ग्रह मैम? हावी हो जाएगा, जहां पे जो ग्रह हावी होगा उसके फल मिलेंगे आप। जी। ये कोई भी चीज होती है जन्म कुंडली की, पूरे लाइफ वो स्टेबल नहीं रहती है। जब जब वो जो ग्रह हावी होता है उसके फल जो हैं वो हावी हो जाते हैं। और जो भी हमारे धन्यवाद। शास्त्र हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों के मत जो हैं कई बार कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। तो उसमें फिर हम ये प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल लगा के देखिए। आप ऐसी कुंडली जो है वो कलेक्ट करिए जिनके चतुर्थ भाव में मंगल है, ठीक है? और उनके फिर आप उनकी प्रेडिक्शन कीजिए और उनसे पूछिए उनके एक्सपीरियंसेस। आपको क्लियर होता जाएगा। जब भी आपको कोई मत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है तो आप खुद का उस पे एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि हर चीज आपको, जितनी कुंडलियां आप देखेंगे उसके एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज, कौन सा मत जो है वो ज्यादा प्रभावी है। 4 कुंडली ले लीजिए, उसमें देखिए कि उनकी जो थे लाइफ के एक्सपीरियंसेस कब कब बदले हैं। फिर आप कुंडली को एनालाइज करिए, उस जिस टाइम पे उसको कोई चेंज आया लाइफ में, उस टाइम पे उसकी कौन सी दशा थी और उस टाइम का गोचर क्या था। जब आप ये दोनों चीजों की स्टडी करेंगे मैंने क्लियर होता जाएगा। जी, कुछ कुछ मैंने कुछ कुंडलियों पर मैं एनालिसिस करके देखा, हम्म, तो उसमें ये निकला कि चतुर्थ भावस्थ मंगल पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि अगर पड़ती है किसी भी भाव से, हम्म, तो मैंने उसमें अंतर देखा है लोगों के जीवन में। तो अंतर कब हाँ, तो आया, ये तो ये देखा आपने? मैम शुभ दृष्ट मतलब अंतर तो ये यही है कि ये दशा और गोचर का महत्व तो बराबर है। बस यही मैं कहना आपको बताना चाह रही हूँ। वो अंतर टाइमिंग है आपको पर्टिकुलर शुभ जहाँ। दृष्ट, अगर हाँ। गुरु से कोई भी ग्रह दृष्ट है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। मैम गुरु ठीक है, अगर किसी भाव में गुरु अगर अस्त है, अगर शुभ अस्थांगत है, है। नहीं ये भी है, गुरु अगर शुभ है तो उसका मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर गुरु अस्त है तो अस्त ग्रह का क्या है, उसका फल ही नहीं पहुंच पाता, अशुभ नहीं होता दृष्टि लेकिन काम फल पहुंचेंगे। दृष्टि काम कर रही है मैम? दृष्टि मैम करेगी अस्त गुरु। पर उतनी नहीं करेगी जितनी की शुभ गुरु की करेगी। जी। उतनी दृष्टि काम अकारक नहीं। अकारक हो गया अगर मैम दृष्टि देता है तो किसी कौन? लगन में अगर गुरु किसी लगन में अकारक है हम्म, और अस्त है या निर्बल है और फिर दृष्टि देता है, तो मैम क्या क्या मानेंगे उसके, मतलब क्या उसकी उसका दृष्टि, तात्पर्य होगा? देखिए उसकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि है, अकारक है, फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपना जो उनका कारकत्व है उसमें वो सुधार तो करेंगे। लेकिन वही है कि उसकी परसेंटेज बहुत घट जाती है। उसकी गुरु की दृष्टि, हम्म। जहां गुरु बैठे हैं वहां गुरु खराब कर सकते हैं, उस भाव जी। को गुरु कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि खराब नहीं करती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। दृष्टि का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता, रह जाता जितना कि शुभ गुरु का रह जाता। हम कोई भी लगन हो, गुरु की दृष्टि समान ही रहेगी। हाँ, गुरु की दृष्टि समान रहती है। बस गुरु की जी। दृष्टि का प्रभाव जो है कितना पड़ रहा है, वो गुरु कहाँ पे पदस्थ है, कितना उनकी पावर है, उस पर डिपेंड करता है। जी। थैंक यू। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे
समाप्त करते हैं। सभी लोग आप अनम्यूट हो जाइए और सर्वे भवन्तु करते हैं। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी? नहीं। तो नहीं ठीक है, है। करिए और सर्वे भवन्तु करते हैं। सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे निरामया सर्वे मणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ के रखिए और स्पेशली खगोल को अच्छे से पढ़िए। ये तो आप पढ़ ही लेते हैं। मैम मीटियोर्स बोला था आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो पढ़ के मैम रखना। मीटियोर्स यानी उल्कापिंड। मैम उल्कापिंड हिंदी में हाँ जी, उल्का पिंड। जय तो गणपति मैम, थैंक यू। पढ़ के रखिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों का ये पूरा वीक जो है बहुत शुभ हो।